मुश्किलों से घबरा नहीं, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही सही मंजिलों तक ले जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आज आंध्र प्रदेश में करेंगे लोकार्पण और उद्घाटन। विशाखापत्तनम के पास पुदीमत्का में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। कई रेल और सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की रखी जाएगी आधारशिला। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से शुरू होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। प्रदान करेंगी प्रवासी भारतीय सम्मान। सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। विकसित भारत का संकल्प और प्रवासी भारतीयों का योगदान है 3 दिवसीय समारोह की थीम। उपराष्ट्रपति ने कहा, संवाद और अभिव्यक्ति लोकतंत्र को करते हैं परिभाषित, दोनों को चलना चाहिए साथ साथ। बोले, कटुता के लिए नहीं है राजनीति, इसे समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने चेताया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वाले उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। कर्नाटक के श्री क्षेत्र धर्मस्थल में क्यू कॉम्प्लेक्स और ज्ञानदीप कार्यक्रम का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 7 से 11 जनवरी तक यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और गवर्नेंस की आधिकारिक यात्रा पर। 10 जनवरी को गवर्नर्स में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन यानी CSPOC की स्थायी समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक के दौरान अन्य संसदों के अपने समकक्षों से करेंगे मुलाकात। 2026 में 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा भारत। वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज। भारतीय जनता पार्टी के PP चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय समिति की पहली बैठक में विधि मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों को विधेयकों के प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से कराएंगे अवगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें पुदीमत्का में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखना प्रमुख रूप से शामिल है। ये परियोजना भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी पहल है, जिसमें करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब में ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री रेलवे और सड़क क्षेत्र में 19,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें विशाखापत्तनम में दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसके अलावा अनकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क और तिरुपति जिले में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क हजारों रोजगारों के अवसर पैदा करेगा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास और विनिर्माण में योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी है। कोस्टा ने मोदी से टेलीफोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछले दशक में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में हुई ठोस प्रगति पर चर्चा की। पिछले दशक में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, हरित ऊर्जा और डिजिटल स्पेस के क्षेत्रों में
संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति भी व्यक्त की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री 9 जनवरी गुरुवार को सम्मेलन का बाकायदा उद्घाटन करेंगे तो राष्ट्रपति इस कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कुल मिलाकर स्थानीय प्रतिभागियों सहित 7,500 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। सम्मेलन का समापन 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समापन भाषण के साथ होगा। साथ ही राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सदस्यों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। The 18th Pravasi Bharatiya Divas would be formally inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on day 2 of the convention. He will also address the convention. The Prime Minister will remotely flag off the inaugural journey of the Pravasi Bharatiya Express, a special tourist train for the Indian diaspora, which will depart from Delhi and would travel to multiple destinations of touristic and religious importance in India for a period of 3 weeks. This will be conducted under the Pravasi Bharatiya Tirth Yatra Tirth Darshan Yojana of the Ministry of External Affairs. We will have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia and South Africa, and big delegations of diaspora from several other countries, including from Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, UAE, UK and USA. The nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiya have significant place in this journey. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने क्षेत्र धर्मस्थल में मेगा क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और 2024-25 ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है और ये स्थान इसका प्रमाण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है।
India is a spiritual center of the world, and this place is a testament of it. Under the divine gate of Bhagwan Sri Manjunath, there is reflection of religiosity, sublimity, harmony, and peace of mind. The divine feeling here is beyond expression. Millions throng to this place in search of solace, blessings, and a divine connection. The Sanidhya Q complex is beyond a physical structure. It is just not a building. It is a manifestation of our collective commitment to inclusivity, hospitality, and service. Congratulations to all who converged to realize this magnificent facility. उपराष्ट्रपति ने धार्मिक संस्थाओं से देश के युवाओं को सभ्यतागत गहराई से भी अवगत कराने का आह्वान किया। देश को 2047 तक विकसित बनाने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव बनाने की बात कही। I call upon everyone who represents people to soul search, because we are in the last quarter of the century for celebration of our independence. We have set a target for a developed nation at 2047. It is no longer a dream, it is our object. It is achievable, but we all have to believe in our nation, in serving the nation, and rise above partisan approach when it comes to development or national welfare. I call upon the people, they have power of social media. I call upon youth, generate pressure on your representatives. Audit your representatives, because your watchdog positioning will account for success of democracy. Once you do it, the representatives will shine and outshine in service of the nation. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूनाइटेड किंगडम के संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयल के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष लंदन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति यानी CSPOC की बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों को साझा करते हुए एक पोस्ट में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर संग्रहालय देखने का अवसर मिला। ये संग्रहालय भारत के संविधान के निर्माता के जीवन और विरासत के प्रति एक गहरी श्रद्धांजलि है। ये एक जीवंत स्मारक के रूप में खड़ा है जो सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के लिए उनके अथक संघर्ष की भावना को संरक्षित करता है। यहाँ पर तैयार की गई प्रदर्शनी उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की झलक प्रदान करती है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे डॉक्टर अम्बेडकर संग्रहालय दुनिया भर में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंदन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड मैकफॉल ऑफ अल्लीथ से मुलाकात करेंगे। माननीय अध्यक्ष 10 जनवरी 2025 को गवर्नेंस डे में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो 28वें CSPOC के मेजबान के रूप में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो वर्ष 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा। वो इस बैठक के दौरान अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों से संवाद करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पोल की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन में भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पोल के माध्यम से भारत की हर एजेंसी और पुलिस फोर्स बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर जांच को गति दे पाएंगे। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेस के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कार विजेता 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी दिए। इन लोगों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरेट में नए आपराधिक कानूनों का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और यथाशीघ्र पूरे राज्य में भी इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। फॉरेंसिक टीमों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए: गंभीर, सामान्य और बहुत सामान्य, ताकि संसाधनों और विशेषज्ञों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही इस बात की नियमित और निरंतर निगरानी होनी चाहिए कि कुल पंजीकृत 0 FIR में से कितनी संबंधित राज्यों को स्थानांतरित की गई हैं। बैठक में गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज अपनी पहली बैठक करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के PP चौधरी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों
लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य बढ़ा दिए। अब इस समिति में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत अन्य पार्टियों से भी सांसदों को जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। आज जेपीसी की पहली बैठक में विधि मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों को विधेयकों के प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से अवगत करवाएंगे। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा मंगलवार को कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में चुनाव होगा, जिसके तहत 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 3 दिन बाद 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 में से 58 सामान्य श्रेणी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को पूरी कर ली जाएगी और उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले पाएंगे। दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिलाएं हैं। युवा मतदाताओं 20 से 21 वर्ष की संख्या 28.89 लाख है, जबकि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की संख्या 2.08 लाख है। राजधानी के 2697 स्थानों पर कुल 13,033 मतदान केंद्र होंगे। इनमें से 210 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के इरोड विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 5 फरवरी को ही किए जाएंगे। मिल्कीपुर सीट विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। इरोड के विधायक के निधन की वजह से ये सीट रिक्त हुई है। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. There are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।